अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पहले काफ़ी सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी हैं जिसमें डिफरेंट बुक्स के ऊपर मैं लेक्चर्स बना रहा हूं। तो आज एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूं। इसमें इंशाल्लाह हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे और ये जो सीरीज़ होगी वो टोटल आपका एक सेमेस्टर कंप्लीट करवाएगी। इसके अलावा जो आपकी ग्रेजुएशन का कोर्स है वो भी इसी के साथ कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम और इसका ओवरव्यू। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। इसको रीड कर लेते हैं थोड़ा ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ आ सके। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन अ कंप्यूटर यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। तो बेसिक बात यहाँ पर क्या है कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो एक इंटरफेस है, एक रास्ता है कंप्यूटर यूज़र यानी हमारे और कंप्यूटर हार्डवेयर्स यानी कंप्यूटर के जो फिजिकल पार्ट्स होते हैं उनके दरमियान एक रास्ता है, एक इंटरफेस है। अब मैं इंटरफेस का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ या एक रास्ते का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ये थोड़ा यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ये किस तरह है। अब जैसे हम कीबोर्ड यूज़ करना चाहते हैं या हम कोई एक प्रिंटर यूज़ करना चाहते हैं तो हम उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। तो इस चीज़ के लिए हमें कोई एक इंटरफेस चाहिए, उस इंटरफेस के ज़रिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। मेन बात कहने का मकसद ये है कि उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर विच परफॉर्म ऑल बेसिक टास्क्स लाइक फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, हैंडलिंग इनपुट एंड आउटपुट जिसको आईओ कहा जाता है, एंड कंट्रोलिंग क्या होता है पैराफिनल डिवाइसेस होती हैं। और उसके बाद ये पैराफिनल डिवाइसेस कौन कौन सी हो सकती हैं, हमारे पास डिस्क ड्राइव्स हो सकती हैं और प्रिंटर्स हो सकते हैं जिनको हम किसी भी एक सिस्टम के साथ अटैच करते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जिसमें हमारे पास लाइनक्स है और उसके बाद विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम मोस्टली लोकल लेवल पर यूज़ किया जाता है और जो हम लाइनक्स है वो उसको हम सर्वर लेवल पर यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास VMS है, OS 400 है, AIX और ZOS, इस तरह के और भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइक हमारे पास अगर हम बात करते हैं एंड्रॉयड की तो वो भी एक किस्म का हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये तो हमारा एक ओवरव्यू था। अब हम चलते हैं कि हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक फंक्शंस होते हैं जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है वो कौन कौन से होते हैं। तो हम देख लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस। फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फॉलोइंग सम ऑफ इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वो कौन से हो सकते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट हो सकता है, प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, जॉब अकाउंटिंग, एरर डिटेक्शन, एड्स एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स। तो ये हमारे पास बेसिक फंक्शंस हैं जिनको हम अभी कंप्लीटली डिस्कस भी करेंगे कि हमारे ये फंक्शंस कैसे परफॉर्म किए जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए। तो हम फर्स्ट देखते हैं कि हमारे पास जो मेमोरी मैनेजमेंट है वो किस तरह वर्क करता है और ये किस तरह मेमोरी को मैनेज करता है। तो स्टडी करते हैं इसको। मेमोरी मैनेजमेंट रेफर टू मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी मेमोरी एंड मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी दोनों एक ही बात है। अगर हम इसकी बात कर रहे होंगे तो हम टेम्परेरी स्टोरेज की बात कर रहे होंगे। तो मेन मेमोरी की अगर हम बात करें तो इसमें जो डाटा होता है वो टेम्परेरी तौर पर स्टोर होता है। मेन मेमोरी इज अ लार्ज एरे ऑफ वर्ड्स और बाइट्स वेयर ईच वर्ड और बाइट हैज इट्स ओन एड्रेस। इसमें क्या होता है, मेन मेमोरी में जितना भी हमारा डाटा होता है वो एक एरे की फॉर्म में स्टोर होता है और एरे में जब हम डाटा रखते हैं तो वो या तो वर्ड्स के हिसाब से काउंट किया जाता है या फिर बाइट्स के हिसाब से काउंट किया जाता है। अब बाइट्स की हम बात कर रहे होंगे तो फिर हम एक कैरेक्टर की बात कर रहे होंगे, लेकिन अगर हम कलेक्शन ऑफ बाइट्स की बात कर रहे होंगे तो फिर वर्ड्स के हवाले से बात करेंगे। इसी तरह मेन मेमोरी प्रोवाइड्स अ फास्ट स्टोरेज दैट कैन बी एक्सेस्ड डायरेक्टली बाय अ CPU। तो जो मेन मेमोरी होती है यानी हम अगर रैम की बात करें तो वो
उसको कहा जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, या इस जो हमारा सीपीयू होता है वो उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, कहीं से भी डाटा वो उठा सकता है। फॉर प्रोग्राम टू बी एग्जीक्यूटेड इट मस्ट इन मेन मेमोरी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब भी कोई एक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए आता है तो वो सबसे पहले मेन मेमोरी में लोड होता है और उसके बाद फिर CPU के पास जाता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम डज द फॉलोइंग एक्टिविटीज फॉर मेमोरी मैनेजमेंट। तो उसका जो काम होता है वो किस तरह मैनेज करता है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। कीप द ट्रैक ऑफ प्राइमरी मेमोरी। तो इसमें कैसे हो सकता है, वो इस तरह हो सकता है कि व्हाट पार्ट ऑफ इट आर इन यूज बाय होम, व्हाट पार्ट आर इन नॉट यूज। बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें ये देखना लाजमी है कि मेमोरी का कौन सा हिस्सा यूज में है और कौन सा हिस्सा यूज में नहीं है, या फिर कितना हिस्सा जो है वो यूज में है और कितना हिस्सा रहता है और हम कितना प्रोग्राम मर्जी तो उसमें लोड कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट है इन मल्टी प्रोग्रामिंग OS डिसाइड्स विच प्रोसेस विल गेट मेमोरी व्हेन एंड हाउ मच। तो ये भी एक ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है जिसमें हम प्रोसेस स्केड्यूलिंग की बात कर रहे होते हैं, तो उस चीज़ में ये पॉइंट आ जाता है, उसको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जब भी हम मल्टी प्रोग्रामिंग की बात कर रहे होते हैं, एक प्रोसेस जब एग्जीक्यूशन के लिए आता है तो वो मेमोरी उसको एलोकेट कर दी जाती है। तो कितनी देर के लिए और कब उसको एलोकेट करना है, ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट होता है एलोकेट द मेमोरी व्हेन अ प्रोसेस रिक्वेस्ट टू डू सो। जब भी एक प्रोसेस रिक्वेस्ट करता है उसको मेमोरी एलोकेट कर दी जाती है, लेकिन एक चीज़ माइंड में रखना लाजमी है कि स्पेस भी फ्री होना लाजमी है, अदरवाइज स्पेस एलोकेट नहीं की जाती। उसके बाद नेक्स्ट होता है डी एलोकेट द मेमोरी व्हेन अ प्रोसेस नो लॉन्गर नीड इट और हैज़ बीन टर्मिनेटेड। या फिर इस तरह होता है कि अब प्रोग्राम है ही नहीं, वो उसकी कंप्लीशन हो गई, या फिर यूँ हो सकता है कि हमने उसको खुद टर्मिनेट कर दी है। तो ये दो कंडीशंस हो सकती हैं जिसमें हम अपना प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट कर देते हैं, या फिर एक और कंडीशन भी होती है कि हम उसको अबॉर्ड कर देते हैं। उस कंडीशन में भी मेमोरी जो है वो डी एलोकेट कर दी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं प्रोसेसर मैनेजमेंट। प्रोसेसर मैनेजमेंट में हम एक पॉइंट को देखेंगे जिसमें हम मल्टी प्रोग्रामिंग की बात कर रहे होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इन मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट द OS डिसाइड्स विच प्रोसेस गेट्स द प्रोसेसर व्हेन एंड फॉर हाउ मच टाइम। मैं यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल कोट करना चाहूँगा। आपने रियल टाइम सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। रियल टाइम सिस्टम में ये होता है कि किसी भी प्रोसेस को एक स्पेसिफिक स्लाइस दी जाती है, एक टाइम दिया जाता है, तो उसमें उसने अपना काम कंप्लीट करना होता है। उसी तरह किसी भी प्रोसेस को जब CPU दिया जाता है तो उसे एक टाइम के लिए दिया जाता है। अगर वो उसमें अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है तो ठीक, अदरवाइज उसको स्वैप कर दिया जाता है। दिस फंक्शन इज कॉल्ड प्रोसेस स्केड्यूलिंग। तो इसमें प्रोसेस की स्केड्यूलिंग हो रही होती है, उसको स्केड्यूल किया जा रहा होता है। इसमें प्रायोरिटी भी आ सकती है या शॉर्ट कम फर्स्ट सर्व भी आ सकता है, डिफरेंट किस्म की। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम डज द फॉलोइंग एक्टिविटीज फॉर प्रोसेसर मैनेजमेंट। तो उसकी जो एक्टिविटीज होती हैं वो किस तरह एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम है प्रोसेसर को मैनेज कर रहा होता है, उसके जो पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। कीप ट्रैक्स ऑफ द प्रोसेसर एंड स्टेटस ऑफ द प्रोसेस। द प्रोग्राम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टास्क इज नॉन एज ट्रैफिक स्केड्यूलर। अब ये जो सारा काम कर रहा होता है वो एक प्रोग्राम है जिसको ट्रैफिक स्केड्यूलर कहा जाता है। एलोकेट द प्रोसेसर। एक प्रोसेसर जो है वो प्रोसेस को एलोकेट किया जाता है, जब वो प्रोसेस टर्मिनेट होता है उसके बाद प्रोसेसर को फिर डी एलोकेट भी कर दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट में क्या होता है कि हम डिफरेंट किस्म की डिवाइसेस को एलोकेट करते हैं, फिर उनको डी एलोकेट करते हैं। हम यहाँ पर ये देखेंगे कि उनको कैसे एलोकेट और डी एलोकेट किया जाता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज डिवाइस कम्युनिकेशन वाया देयर रिस्पेक्टिव ड्राइवर्स।
तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि उनको ड्राइवर्स के जरिए एलोकेशन और डी एलोकेशन की जाती है और उनके दरमियान कम्युनिकेशन करवाई जाती है। यहाँ पर ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम ड्राइवर्स की बात कर रहे होते हैं तो ड्राइवर्स भी बेसिकली हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हैं, क्योंकि वो भी डिफरेंट डिवाइसेस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम भी यही होता है। इट डज द फॉलोइंग एक्टिविटीज फॉर डिवाइस मैनेजमेंट। तो इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं वो देख लेते हैं। कीप ट्रैक्स ऑफ ऑल डिवाइसेस। The program responsible for this task is known as IO controller। अब वहाँ पर हमारे पास कुछ और था जिसको हम ट्रैफिक कंट्रोलर कह रहे थे, और यहाँ पर हमारे पास IO कंट्रोलर है। IO कंट्रोलर इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे पास डिवाइसेस जो होती हैं वो इनपुट डिवाइसेस भी हो सकती हैं, आउटपुट डिवाइसेस भी हो सकती हैं। तो उनको कंट्रोल करने के लिए हम IO कंट्रोलर का इस्तेमाल करते हैं। जो IO कंट्रोलर होता है वो डिसाइड करता है विच प्रोसेस गेट्स द डिवाइस व्हेन एंड फॉर हाउ मच टाइम। तो IO कंट्रोलर ये डिसाइड करेगा कि कितने टाइम के लिए एक प्रोसेस को डिवाइस चाहिए, कब चाहिए और कितने टाइम के लिए चाहिए। उसके बाद वो एलोकेट कर देगा, एलोकेट द डिवाइस इन मोस्ट एफिशिएंट वे, और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो डी एलोकेट कर देगा। अगर हम सेकंड लास्ट बात को अगेन रिवाइज करें तो इसमें ये होगा कि उस प्रोसेस को डिवाइस तब एलोकेट कर दी जाएगी जब वो डिवाइस फ्री होगी। अगर डिवाइस फ्री नहीं है तो उसको डिवाइस एलोकेट नहीं की जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट में क्या होता है? फाइल मैनेजमेंट सिस्टम इज नॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड इनटू डायरेक्टरीज फॉर ईच नेविगेशन एंड यूजेज। दिस डायरेक्टरी में कंटेन फाइल और अदर डायरेक्शंस। तो हम जब फाइल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो डेफिनेटली हम डायरेक्टरीज की बात कर रहे होते हैं, फोल्डर्स की बात कर रहे होते हैं, फाइल्स की बात कर रहे होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम जितना भी डाटा रखते हैं उसको एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में स्टोर करते हैं। और ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब हम फाइल मैनेजमेंट की बात कर रहे होंगे तो हम किसी परमानेंट स्टोरेज की बात कर रहे होंगे। तो वहाँ पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह जो डाटा होता है या फिर कोई प्रोग्राम होता है उसको स्टोर करने के लिए, उसको रखने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करता है वो हम देख लेते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम डज द फॉलोइंग एक्टिविटीज फॉर फाइल मैनेजमेंट। फर्स्ट जो हमारे पास है कीप ट्रैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लोकेशन, यूजेज, स्टेटस वगैरह। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि सबसे पहली जो चीज़ है वो हमारे पास है कि उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसकी लोकेशन होनी चाहिए, उसका क्या यूज़ है वो होना चाहिए, और स्टेटस होना चाहिए कि आया हमारे पास वो फाइल किस सिचुएशन में है, उसका यूज़ कहाँ कहाँ हो रहा है, वो कहाँ पर मौजूद है, और उसकी कंप्लीट हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट है कलेक्टिव फैसिलिटीज आर ऑफन नॉन एज फाइल सिस्टम। अब ये जितनी भी फैसिलिटीज हैं जो हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा होता है उसको कहा जाता है फाइल सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, फाइल सिस्टम डिसाइड्स हु गेट्स द रिसोर्सेज। सबसे पहले जो फाइल सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम एक सर्विस की बात करें तो वो डिसाइड करता है कि कौन रिसोर्सेज को हासिल करेगा। उसके बाद जब वहाँ पे रिसोर्सेज एलोकेट कर दिए जाते हैं तो फिर उनको दोबारा डी एलोकेट भी कर दिया जाता है। यानी हम अगर कोई एक प्रोग्राम किसी डायरेक्टरी में रखते हैं और उसके बाद जब हम उसको वहाँ से डिलीट करते हैं तो ये नहीं होता कि वो स्पेस वहीं पे रिजर्व रहती है, बल्कि वो स्पेस वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। बल्कि अगर हम कोई और प्रोग्राम वहाँ पर रखते हैं तो वो उसके यूज़ में आ जाते हैं। ये बेसिकली हमारे पास रीयूजेबिलिटी का कंसेप्ट आ जाता है। इसको भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। और एक रिक्वेस्ट करूँगा वो ये है कि आप अगर मेरे चैनल को थोड़ा प्रमोट करेंगे तो इससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकेंगे।
तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे आने वाली वीडियोस को प्रेफर करेंगे और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो वॉच करने का शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।